आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं भ्रूणोद्भव या भ्रूणी विकास। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक पादप जो होता है, एक आवृतबीजी पादप जो होता है, इनमें निषेचन से पहले और निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से संपादित होती है। अब देखेंगे कि जब एक निषेचित पौधा होता है, इसमें जो भ्रूण बन रहा है, यह भ्रूण जो होता है किस प्रकार से विकसित होता है। एक भ्रूण को शिशु पादप कहा जाता है, जिसके द्वारा एक नए पादप का विकास किया जाता है। यह भ्रूण जो होता है वह एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में लगभग एक समान विकसित होता है, परंतु बाद में इनकी संरचना जो होती है वो भिन्न भिन्न हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक द्विबीजपत्री पादप जो होता है, इसमें भ्रूणीय विकास किस प्रकार से होता है। एक द्विबीजपत्री पादप में भ्रूणी विकास की प्रक्रिया जो होती है, इसमें जो सबसे शुरू में जो एक युग्मनज होता है, इस युग्मनज में एक समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है और यह युग्मनज जो होता है समसूत्री विभाजन के पश्चात दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। दो कोशिकाओं में से एक कोशिका जो निभाग की ओर होता है, यह कहलाता है शीर्षस्थ कोशिका। इसको कहा जाता है टर्मिनल सेल। और जो नीचे की ओर होता है, बीजांड द्वार की ओर जो कोशिका बनती है, उसको कहा जाता है आधारीय कोशिका, जो कहलाता है बेसल सेल। इस प्रकार से एक युग्मनज जो होता है, जो कि एक द्विगुणित संरचना होता है, 2n होता है, यह एक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब इसमें से आधारी कोशिका जो होती है वह एक विशेष संरचना बनाती है, जिसको सस्पेंसर कहा जाता है, निलंबक कहा जाता है। और शीर्षस्थ कोशिका जो होती है, यही प्राक भ्रूण का निर्माण करती है। तो पहले देखेंगे कि आधारीय कोशिका जो होती है वो किस प्रकार से विभाजन करके निलंबक का निर्माण करती है। तो सबसे पहले आधारीय कोशिका जो होती है वह विभाजन करती है, एक समसूत्री विभाजन, क्रमिक समसूत्री विभाजन करती जाती है और समसूत्री विभाजन के द्वारा वह लगभग 2 से 10 विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण कर लेती है इस प्रकार से। और यह विशेष संरचना जो होती है वो कहलाती है निलंबक, या इसको सस्पेंसर कहा जाता है। ये निलंबक जो होता है, इसका ये ऊपरी वाला भाग जो होता है, चूंकि निलंबक जो होगा इसका ऊपरी भाग ये होगा, तो इनका ऊपरी भाग जो होता है वह गुब्बारे के समान फूल करके, इसकी एक कोशिका जो होती है वह बलून के समान, गुब्बारे के समान फूल जाती है और फूल करके एक संरचना का निर्माण करती है, जो कहलाता है पुटिका कोशिका। पुटिका कोशिका कहलाता है, हास्टोरियम सेल या पुटिका कोशिका कहलाता है। इस निलंबक का जो सबसे ऊपर वाला कोशिका होता है, यह कहलाता है अधस्फीर्तिका या हाइपोफाइसिस। यहाँ हाइपोफाइसिस वाला भाग जो होता है वह मूलांकुर के शीर्ष भाग का विकास करता है और उसके मूल टोप जो होते हैं उस भाग का इस कोशिका के द्वारा विकास किया जाता है। तो इस प्रकार से बेसल सेल जो होता है वह एक विशेष संरचना का निर्माण करता है, जो निलंबक कहलाता है। यह निलंबक जो होता है वह प्राक भ्रूण को अंदर की ओर धकेलने का काम करता है, ताकि ये प्राक भ्रूण जो है वो भ्रूण कोश से बनी हुई पूरी संरचनाओं के भीतर चला जाए और भ्रूण से कोश से ही प्रत्येक पोषण को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से सस्पेंसर का विकास होता है। उसके बाद देखेंगे कि शीर्षस्थ कोशिका जो होती है वह किस प्रकार से विकास करती है। तो एक शीर्षस्थ कोशिका जो होती है, जब यह विभाजन करती है तो एक अनप्रस्थ विभाजन के द्वारा यह 4 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार से 4 कोशिकीय संरचना का निर्माण कर लेती है। उसके पश्चात इसमें पुनः एक विभाजन की प्रक्रिया होती है।
प्रकार इसमें पुनः एक विभाजन होता है। इसका प्रकार से विभाजन के द्वारा ये 4 से 8 कोशिकीय कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। इन 8 कोशिकीय कोशिकाओं में फिर परिणत विभाजन होता है। एक परिणत विभाजन के द्वारा ये बाहर की ओर इस प्रकार से कोशिकाओं का विकास करती है। इस प्रकार एक सिसस कोशिका के क्रमिक विभाजन से बाहर की ओर डर्मेटोजेन क्षेत्र का निर्माण होता है जो एपिडर्मिस का विकास करता है, और समूह कोशिकाएं जो होती है वो मध्य में पेरिब्लेम और मध्य बीच सबसे बीच में केंद्र में प्लीरोम का निर्माण करती है। पेरिब्लेम जो होता है वह पादप शरीर में कॉर्टेक्स का विकास करता है, जबकि प्लीरोम जो होता है वह पादप शरीर में इसके स्टीलर भाग, इसके जाइलम फ्लोएम जो होते हैं इनका विकास करता है। इस प्रकार से एक द्विबीजपत्री पादप का जो सिसस कोशिका होता है वह विभाजन करते हुए एक हृदयाकार संरचना का विकास कर लेता है जो प्रागभ्रूण कहलाता है। इस प्रकार ये हृदयाकार संरचना धारण कर लेता है और इसके पश्चात इसके बीज पत्रों का विकास होता है जिसके बीच में प्रांकुर का विकास होता है। इस प्रकार एक हृदयाकार भ्रूण जो होता है वह पुनः विभाजन करता जाता है। इनकी कोशिकाएं विभाजन करती जाती है और इनमें 2 स्पष्ट उभार निर्मित हो जाते हैं जो बीज पत्र आधक कहलाते हैं, जिनके द्वारा बीज पत्र का विकास किया जाता है। इस बीज पत्र आधक का जो आधारी भाग का जो क्षेत्र होता है, यहाँ की कोशिका जो होती है वह प्रांकुर शीर्ष का विकास करती है। इस भाग के द्वारा प्रांकुर का विकास होता है। इस भाग की कोशिकाओं में क्रमशः विभाजन होता है और ये जो हाइपोफाइसिस जो होता है, हाइपोफाइसिस वाला भाग जो होता है, इस भाग के ऊपर ही एक कोशिका का निर्माण करती है जिसको कहा जाता है हाइपोकोटाइल। और ये प्रांकुर जो होता है इनकी कोशिकाएं क्रमिक विभाजन करती जाती है और विभाजन करते हुए यहाँ की कोशिकाएं जो होती हैं कुछ इस प्रकार से विकसित हो जाती है कि इनके ऊपर में भी जहाँ पर बीज पत्र आधक होते हैं वहां पर भी एक और संरचना, एक और कोशिका का विकास होता है जो कहलाता है एपिकोटाइल। इस प्रकार से एक विकसित हो रहा भ्रूण जो होता है इसमें प्रांकुर अक्ष जो होता है वह पाया जाता है। प्रांकुर अक्ष या भ्रूणीय अक्ष पाया जाता है। भ्रूणीय अक्ष के ऊपर में एपिकोटाइल बीज पत्रोपरिक उपस्थित होता है और उसके नीचे हाइपोकोटाइल होता है बीज पत्राधार। बीज पत्राधार के नीचे पाया जाता है हाइपोफाइसिस। ये बीज पत्राधार जो होता है इसी भाग से मूलांकुर का विकास होता है और हाइपोफाइसिस वाला भाग जो होता है, इस हाइपोफाइसिस वाले भाग से एक मूलांकुर का जो मूल टोक होता है और उसका शीर्ष भाग जो होता है उसका विकास होता है। धीरे धीरे क्रमशः इस भाग में विभाजन होता रहता है और विभाजित होते हुए यह भाग जो होता है, जो हृदयाकार संरचना जो बीज पत्र आधक होता है, यह क्रमशः वृद्धि करता जाता है। वृद्धि करते हुए यह क्या हो जाता है, इस प्रकार से मुड़ जाता है। इस प्रकार से बीज पत्र आधक जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं और बीज पत्र का विकास कर लेते हैं और भ्रूणीय अक्ष जो होता है वह इसके समांतर स्थित होता है। इस प्रकार से क्रमशः एक शीर्षस्थ कोशिका जो होती है वह प्रांकुर क्षेत्र का और मूलांकुर क्षेत्र का और उसके साथ साथ बीज पत्र का भी विकास करती है। चूंकि ये द्विबीजपत्री होते हैं, ये पादप जो होते हैं वह, इसीलिए इसमें 2 बीज पत्र का विकास होता है। आइए अब हम अध्ययन करते हैं कि एक बीजपत्री पादप जो होता है उसमें भ्रूणीय विकास किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार द्विबीजपत्री पादप में भ्रूणीय विकास होता है, ठीक उसी प्रकार से एक बीजपत्री पादप में भी जब आरंभ में एक युग्मनज का विकास होता है तो यह युग्मनज जो होता है वह एक समसूत्री विभाजन के द्वारा एक 2 कोशिकीय संरचनाओं का निर्माण करता है। 2 कोशिकीय संरचनाओं में से एक संरचना जो होता है वह
आधारीय कोशिका कहलाता है, जो बीजांड द्वार की तरफ होता है, यह आधारीय कोशिका कहलाता है। और एक जो होता है वह शीर्षस्थ कोशिका कहलाता है। इसकी जो शीर्षस्थ कोशिका जो होती है उसमें अनुदैर्ध्य विभाजन की प्रक्रिया होती है, और इनका शीर्षस्थ कोशिका जो होता है वह अनुदैर्ध्य विभाजन के कारण दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। और यह दो कोशिकीय अवस्था जो होती है पुनः एक और विभाजन, इनकी भित्तियों के बीच में एक और आवरण बन जाता है, एक परत बन जाती है। इस परत बन जाने के कारण यह फिर से एक चार कोशिकीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ये चार कोशिकीय जो अवस्था होती है यह कहलाती है प्राक भ्रूण। एक प्राक भ्रूण जो होता है इस ऊपर वाले भाग के द्वारा, शीर्षस्थ कोशिका वाले भाग के द्वारा ही पुनः इनकी कोशिकाएं जो होती है जब यह विभाजन करती जाती है तो विभाजन के परिणाम स्वरूप यह क्रमशः डर्मेटोजेन क्षेत्र का निर्माण करती है। इस प्रकार से ये बाहर की ओर डर्मेटोजेन क्षेत्र का निर्माण करती है, और बीच की कोशिकाएं जो होती हैं वह केंद्रीय कोशिका के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार से जब एक प्राक भ्रूण जो होता है इनकी कोशिकाएं क्रमशः परिणत विभाजन करती जाती है तो बाहर की तरफ डर्मेटोजेन क्षेत्र का निर्माण करती है और भीतर में समूह कोशिका का निर्माण कर लेती है। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, बाहर की कोशिका जो है उसको आई कह दे और बीच वाला भाग जो होगा उसको हम आई डैश से प्रदर्शित कर दे। तो ये आई वाला भाग जो होता है वो बीज पत्र का विकास करता है, और आई डैश वाला भाग जो होता है वह बीज पत्राधार, प्रांकुर चोल, मूलांकुर, मूलांकुर चोल का विकास करता है। तो क्रमशः इनमें फिर से विभाजन की प्रक्रिया होती है। इस भाग में क्रमशः एक और विभाजन होता जाता है, और इस प्रकार से विभाजन से यह एक संरचना का विकास कर लेता है। इस प्रकार डर्मेटोजेन क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती हैं एक विशेष संरचना धारण करती जाएंगी, और इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती हैं वह पादप का एपिडर्मिस क्षेत्र का विकास करती है। और यही भाग जो होता है इसमें से जो आई वाला भाग जो होता है वही फिर एक बार फिर से विभाजन करती जाती है और एक विशेष रचना को धारण कर लेती है। अब जो आइडेस क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती है वह क्रमशः विभाजन करती जाती है, और विभाजन करते हुए यह एक प्ररोह या प्रांकुर शीर्ष का निर्माण करती है, प्ररोह का निर्माण करेगा यही विकसित होकर के। इस प्रांकुर शीर्ष के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जो कहलाता है प्रांकुर चोल, या इसको कहा जाता है कोलियोटाइल। ये प्रांकुर चोल जो होता है एक पर्ण सदृश संरचना होती है जो प्रांकुर शीर्ष का सुरक्षा करने का कार्य करती है, उसको ढककर रखने का कार्य करती है। इस वाले भाग को कहा जाता है बीज पत्रोपरिक या एपिकोटाइल कहलाता है यह। ठीक इसी प्रकार से ये आइडेस क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती है नीचे की ओर विकसित करती है मूलांकुर, और मूलांकुर को ढककर रखने वाला भाग जो होता है वह कहलाता है मूलांकुर चोल। मूलांकुर चोल जो होता है वह कहलाता है कोलियोराइजा। तो इस प्रकार से क्रमशः जो शीर्षस्थ कोशिका होती है इनमें क्रमिक विभाजनों के पश्चात इनके द्वारा बीजपत्र और हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल और प्रांकुर शीर्ष, मूलांकुर, मूलांकुर चोल इन सभी का विकास क्रमशः होता है। इनका जो बीजपत्र जो होता है आई भाग की कोशिकाएं बीजपत्र बनाती है जो कहलाता है इनमें स्कूटेलम कहलाता है। स्कूटेलम जो होता है वह एक पतली सी परत के रूप में बीजपत्र जो होता है वह बीजों में पाया जाता है, बीज की पतली सी परत के रूप में होता है बीजपत्र जो है वह। इनका जो आधारी कोशिका जो होता है वह क्रमशः विभाजन करता है। अब आधारी कोशिका विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। दो कोशिकाओं में से एक को एम कह दें और एक को एन कह देते हैं। अब एम भाग की कोशिकाएं जो होती है वो क्रमशः विभाजन करती जाती है और विभाजन करके बनाती है एम और एन डैश,
और ये भाग हो गया n। इस प्रकार से बेसल सेल जो होता है वो क्रमशः विभाजन करता है। इसमें से n जो होता है वह छोटा सा निलंबक का निर्माण करता है जिसका ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है। एन डैश क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती है वो मूल का शीर्ष बना देती है, मूल टॉप का निर्माण करती है, और एम क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती हैं वो कॉर्टेक्स क्षेत्र का निर्माण कर लेती है। इस प्रकार एक बीजपत्री बीज में जो होता है वह भ्रूणी विकास होता है।